हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इतिहास की जो बुक है आपकी, सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे पहले हमने फ्रांस के चैप्टर के बारे में पढ़ा था, यानी कि फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे वहाँ पे इतनी बड़ी क्रांति फैलती गई और उसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें हुई, है ना। किस शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा हमने वहाँ पे, फ्रांस के लोगों के बारे में समझा। लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्या है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, यानी कि क्रांति यहाँ पे भी हुई थी, है ना। लेकिन किस तरीके से हुई थी वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है वहाँ से। बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाए मैंने इसके, देख सकते हो आप थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे की पॉइंट हैं। की पॉइंट मतलब कि किस किस तरीके के लोग वहाँ पे रहते थे, किस किस तरीके के लोगों का वहाँ की मानसिकता थी, है ना। लोगों की क्या सोच थी, लोग इतने सारे होने के बावजूद वो क्या क्या सोचते थे, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग बनाया है। अलग कैसे बनाया कि आप देख सकते हो, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, यानी कि यूरोप, सबसे पहले यूरोप को आइडेंटिफाई करा मैंने, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से समझे, ध्यान से देखिए मेरे वीडियोस को, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, स्टार्ट करते थोड़ा सा। यूरोप पृथ्वी पर स्थित सात महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? एक महाद्वीप है। यूरोप एशिया से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, यानी कि यूरोप महाद्वीप जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? एशिया से। क्लियर हो गया? बिल्कुल छोटा सा है, कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा, बहुत इजी भी है। ओके, नेक्स्ट क्या है? समाजवाद एवं आर्थिक सामाजिक दर्शन, समाजवाद एक आर्थिक क्या है? आर्थिक सामाजिक दर्शन है। क्या है? सामाजिक आर्थिक दर्शन, यानी कि समाजवाद आर्थिक की चीज़ों को दर्शन कराता है, ठीक है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन होते हैं। यानी कि समाजवाद का कहना है कि भाई जो समाज के अंदर जो धन संपत्ति है वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर ही उसका विचलन होना चाहिए, वितरण होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? रूसी क्रांति, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। ओके, तो रूस में 1917 में हुई क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने, किसने? राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहाँ पे? इस क्रांति के अंदर क्या करी थी? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और क्रांति की दशा एवं दिशा भी निर्धारित करा था। किसने किया था? रूसी क्रांति के अंदर बोल्शेविक क्रांति को, ठीक है। यानी कि रूसी क्रांति को ही क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट बात क्या है कि क्रांति तो सबको पता ही है, अगर नहीं पता तो पहली वीडियो देख सकते हो। हालांकि इसके अंदर भी मैंने बता दिया है थोड़ा सा कि यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्या है ये? बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, किसी भी स्थिति का स्वरूप बदल भी देता है। कौन? क्रांति, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो इसके की पॉइंट्स हैं मैं वो बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग वहाँ पे रहते थे, किस किस तरीके की सोच थी लोगों की, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से समझे वीडियोज़ को। समझ में ना आए तो आप कमेंट्स का सेक्शन के अंदर जाकर मुझे कमेंट करें। ओके गाइस, देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके, कि रूढ़िवादी, जिसको कंजर्वेटिव कहते हैं। अब कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी लोग क्या है ना। अच्छा, ये अलग अलग लोग हैं? नहीं, लोग तो है, लेकिन लोगों की मानसिकता है कि वो किस तरीके से सोचते हैं, यानी कि यूरोप के अंदर इतना कुछ होने के बाद उनकी सोच क्या है। तो कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी क्या है? वह लोग जो परिवर्तन का विरोध करते हैं, यानी कि यूरोप के अंदर या किसी भी देश के अंदर कुछ भी परिवर्तन होता है और उसके वो विरोधी होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? रूढ़िवादी। ओके, उदारवाद क्या है? जिसको लिबरल्स कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। वह लोग जो नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं। क्या करते हैं? वह लोग जो नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? उदारवाद। फर्स्ट हमने उदारवादी पढ़ लिया, रूढ़िवादी पढ़ लिया, उदारवाद पढ़ लिया। अब आता है परिवर्तनवादी, जिसको रेडिकल बोला जाता है। अब रेडिकल क्या, यानी कि परिवर्तनवादी क्या? जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। क्या करते हैं? बदलाव लाना चाहते हो। कहाँ पे? समाज में। बिल्कुल देख सकते हो, परिवर्तनवादी, इट्स मीन्स वो चेंज करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? समाजवाद, परिवर्तनवादी। उसके बाद आपका जो फोर्थ है वो समाजवाद है। समाजवाद क्या? ऐसी विचारधारा जो उस बात में विश्वास रखती है कि किसी उत्पादन साधनों पर समाज का आधिपत्य हो, यानी कि किसी भी चीज़ का गठन हो रहा है या कुछ भी चीज़ें आ रही है तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए आ रही है, तो वो चीज़ें कहाँ पे आधिपत्य होना चाहिए? समाज के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्या है? निरकुंश राजशाही, यानी कि बिना राजा के का बिना रोक टोक शासन करना क्या कहलाता है? निरकुंश राजशाही कहलाता है। अगर नेक्स्ट क्या है? जदीदी, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। कौन था? जदीदी, यानी कि मुस्लिम, रूस के अंदर जितने भी मुस्लिम समुदाय थे उनके सुधारवादी कौन था? जदीदी।
नेक्स्ट क्या है, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर एक समान मिले। कौन चाहता था ऐसा? उदारवादी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, रेडिकल समूह के लोग देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार पक्ष में थे। यानी कि रेडिकल समूह के लोग किसके समर्थन में थे? जिसके समर्थन में थे, जहाँ पे बहुत सारी जो आबादी जिसके समर्थन में थे, उसी के समर्थन में कौन थे? रेडिकल समूह के लोग। ओके, नेक्स्ट क्या है, रूढ़िवादी परिवर्तन के विचारों के धीमी गति से पक्षधर में थे। यानी कि रूढ़िवादी जो थे वो परिवर्तन के समक्ष में थे, लेकिन वो बहुत धीमी गति से थे। ओके, नेक्स्ट क्या है, औद्योगिकरण ने स्त्री और पुरुषों को कारखाने में लाकर खड़ा कर दिया। किसने? औद्योगिकरण ने। अब क्या है नेक्स्ट, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए मताधिकार आंदोलन चलाया गया। किसके लिए चलाया गया? वोट डालने के लिए। ठीक है, ओके। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। 1905 की क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार की घटना से हुई। जी बिल्कुल, इसके अंदर बहुत सारी घटनाओं का जिक्र है इस चैप्टर के अंदर, जैसे अक्टूबर क्रांति, खूनी रविवार, उसके बाकी भी है, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बताए गए। प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। ओके, सबसे जो इस चैप्टर का जो सब बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन है वो है अक्टूबर क्रांति। क्या है? अक्टूबर क्रांति, जो बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको। देखो, सन 1917 में रूस में हुई क्रांति, जिसके फलस्वरूप रूसी रोमानोव वंश की 300 साल की राजशाही का अंत हो गया था। यानी कि रूस के अंदर जो 300 साल पहले से ही रोमनोव वंश का जो गठन था वो कहीं ना कहीं अक्टूबर क्रांति की वजह से क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अक्टूबर क्रांति का विचार इतना शक्तिशाली था कि इसने विश्व के अधिकांश दमित लोगों के दिल को छू लिया था। अच्छा, ये अक्टूबर क्रांति हुआ ही क्यों? ये भी तो जिक्र है कहीं ना कहीं। क्यों है? क्योंकि अक्टूबर क्रांति के तहत बहुत सारी घटना हुई, बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं बेवजह मारा गया, बहुत दिक्कत हुई, है ना, इसलिए अक्टूबर क्रांति है। बाकी हम देखते हैं क्या कहता है ये। ओके, नेक्स्ट क्या है, शोषण व गुलामी से मानव मात्र को स्वतंत्रता करना ही क्रांति का मुख्य लक्ष्य था। यानी कि किससे विलुप्त कराना था? शोषण और गुलामी से, इसलिए अक्टूबर क्रांति हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है, इसने ऐसे पूंजीवादी को नकार कर समाजवाद की स्थापना की जिसमें एक मानव दूसरे का शोषण करता था। यानी कि अक्टूबर क्रांति होने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, क्योंकि अक्टूबर क्रांति से पहले एक इंसान दूसरे स्थान की कहीं ना कहीं बहुत शोषण करता था, लेकिन इसके तहत, इसके होने के बाद ये सारी चीज़ें बदल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये क्रांति का दूसरा दौर था। क्या था ये? क्रांति का दूसरा दौर था। ओके, फरवरी क्रांति के बाद रूस की सत्ता करेंसी ने संभाली। किसने संभाल ली थी? करेंसी ने। ठीक है, चलो भैया, अब हमने अक्टूबर क्रांति तो पढ़ लिया कैसे कैसे क्या हुआ। अब लेकिन अक्टूबर क्रांति के बाद प्रभाव तथा उसके परिवर्तन क्या हुए, क्योंकि इतनी बड़ी क्रांति हुई तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा। ओके, तो देखते हैं क्या हुआ था। नवंबर 1917 में अधिकतर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि जब ये अक्टूबर क्रांति हो गया तो बैंकों को अधिकार दे दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भूमि को सामाजिक समाप्ति घोषित कर दिया गया। यानी कि भूमि, जिसकी भूमि थी उसको देने लग गए। निरंकुश राजतंत्र द्वारा प्रदान की गई उपाधियों पर रोक लगा दी गई। यानी कि जो निरंकुश राजा थे, जो वो एक स्टेप बना देते थे कि भाई ये वाला बंदा इस पे जाएगा, ये वाला बंदा इस पे, इस चीज़ को क्या कर दिया? बंद कर दिया। फिर क्या है, व्यापार संघों पर नई पार्टियों का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। यानी कि व्यापार के लिए भी नई पार्टियों का गठन कर दिया। वॉल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। तो ये क्या हुआ था? यह अक्टूबर क्रांति के बाद होने वाले परिवर्तन का जिक्र हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके भाई, ये बहुत ही अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि रूस की क्रांति के कारण क्या थे। तो देखते हैं जरा सा क्या है कि रूस के जार निकोलस द्वितीय वे स्वेच्छाधारी शासन इस क्रांति के उत्तरदायी कारणों से सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसने मतलब इस व्यक्ति के द्वारा ही रूस क्रांति का कहीं ना कहीं गठन हुआ था। रूस और जापान के बीच 1904-1905 में हुई युद्ध के छोटे समझे जाने वाले जापान से रूस का पराजय से सरकार के आक्रामकता जनता से समक्ष उजागर हो गया। यानी कि इन दोनों के बीच जब कहीं ना कहीं फाइट हो रही थी या लड़ाई चल रही थी, तो इसको जो रूस जापान को क्या समझता था? छोटा समझता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। एक दूसरे को इन्होंने क्या कर दिया? पराजय कर दिया। एक बार और बता देता हूँ कि रूस और जापान के बीच 1904-1905 में हुए युद्ध के छोटे समझे जाने वाले जापान ने रूस को पराजय से सरकार की आक्रामकता जनता के समक्ष उजागर कर दिया। 1905 में प्रार्थना पत्र देने जा रही भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला दी गई, जिसकी वजह से रूस के अंदर इतनी बड़ी क्रांति फैली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, प्लीज़ देखिए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले तो यही बता दूं, 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया। तो क्यों हुआ था जार का शासन खत्म? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 70,000 रूसी मारे गए थे। फिर सैनिक युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे, वे युद्ध को जारी रखने के सरकारी निर्णयों के विरोध भी थे। फौजी और श्रमिकों ने पेट्रोग्राद सोवियत का निर्माण किया और जार के शासन का अंत किया। तो इस वजह से 1917 में रूस के जार का शासन ख़त्म हो गया। ये जो टॉपिक है खूनी रविवार, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से समझे इसको। खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनकी बीवी बच्चों एक जुलूस पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई। ठीक है, ओके। इस दिन क्या हुआ था कि सबसे पहली बात तो क्या है कि इस दिन ये संडे वाला दिन था, यानी कि रविवार था। और इसी दिन क्या हुआ कि बहुत सारे लोग 22 जनवरी 1905 को शांतिपूर्ण जुलूस निकाल लेते, लेकिन क्या हुआ एकदम से गोलियां चली और ये सारे लोग क्या हो गए, मर गए। रूस के जार का शासन अत्याचारपूर्ण था। भाई रूसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना। दूसरा था ज़मीन जोतने वालों को देना चाहिए, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण होना चाहिए, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा मिलना चाहिए। ये रूस के मुख्य उद्देश्य थे क्रांति करने के। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाया है, सो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।